सर, स्ट्रक्चर ऑडिट कभी होना चाहिए और बिल्डिंग रिपेयर्स पे क्या कहेंगे सर? बिल्डिंग मजबूत खड़ी रहे कि आपका सर के ऊपर छत नहीं चले जाए, आपको जबरदस्ती खाली नहीं करना पड़े, उतना ही काम करिए। तो ये जो लॉस है किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उनका क्या अहम रोल होता है? यानी कहीं कुछ हादसा हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्टर है बीएमसी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिखता है वो इशू करना। और कौन से काम पहले करने चाहिए उस पर क्या कहें? नमस्कार, मैं सुनील शर्मा महासेवा के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हर समय आप पॉडकास्ट के जरिए आपको अवेयर और एजुकेट करते हैं तमाम मुद्दे जो हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पुरानी इमारतों के हैं। और आज अहम मुद्दा लेकर आए हैं, हाउसिंग सोसाइटी पुरानी हो चुकी है, उनका स्ट्रक्चर ऑडिट और रिपेयर कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ में एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर त्यागराज सामंत साहब। नमस्ते शर्मा जी, धन्यवाद। बिल्कुल, त्यागराज सामंत साहब क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर है और टेक्निनिटी के कर्ता धर्ता है। त्यागराज सामंत जी, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं स्ट्रक्चर ऑडिट और रिपेयर्स पर क्या कहेंगे? बिल्डिंग जो इमारतें पुरानी हो गई है उनका स्ट्रक्चर ऑडिट, जिस तरह से एक बॉडी का चेकअप होता है, इंसान अपनी बॉडी का चेकअप करवाता है, रूटीन चेकअप की उसको क्या बीमारी है, शुगर है, बीपी है या बड़ी बीमारी है, उसी तरह से बिल्डिंग जो आप जिस बिल्डिंग में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो उसका भी चेकअप, रूटीन चेकअप होना जरूरी है। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑडिट। और वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स, मतलब बिल्डिंग के डॉक्टर्स, सिविल इंजीनियर्स जो रिपेयर्स करते हैं, जो सर्टिफाई है, उनके जरिए होना चाहिए। सर, स्ट्रक्चर ऑडिट और बिल्डिंग रिपेयर्स पे क्या कहेंगे सर, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? जी, आपने सही शब्द इस्तेमाल किए। बिल्डिंग का डॉक्टर ही है और स्ट्रक्चरल ऑडिट यानी बिल्डिंग का हेल्थ चेकअप है। जैसे हम लोग का एक एज होने के बाद में हम लोग पीरियडिकल अपने खुद के हेल्थ की चेकअप करते हैं कि अपने को क्या बीमारी है, क्या बीमारी होने की संभावना है, उसके लिए क्या इलाज करना है। वैसे ही अपने बिल्डिंग को जैसे पुरानी होती है वैसे कुछ पीरियड के बाद में स्ट्रक्चरल ऑडिट करके क्या इश्यू चल रहे हैं, उस पर कैसे ठीक हो सकता है जिसके बिल्डिंग की हालत अच्छी बने और ज़्यादा सेफ हो, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट। स्ट्रक्चरल ऑडिट तो पहला फेज हो गया कि पहला अपने को पता चला कि क्या तकलीफ है। उसके बाद में आता है बिल्डिंग रिपेयर। स्ट्रक्चरल ऑडिट में हम लोग जो तकलीफ है उसके इलाज ढूंढते हैं, उसके इलाज का खर्चा क्या है वो बताते हैं। उसके बाद में सोसाइटी जो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करती है उसके पास से काम करवा के लेना, उसका काम गाइडलाइन देना, उसका काम सुपरवाइज करना, उसके बिल सर्टिफाई करना, और सबसे आखिरी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट या जो फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है कि आपकी बिल्डिंग इंसान रहने लायक है, वो जो सर्टिफिकेट लगता है वो देना कंसर्न का काम है। बिल्कुल सर, दूसरा अहम सवाल यह है कि कभी होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑडिट? एज पर बीएमसी की बात करें, एज पर बायला और एमसीएस एक्ट की बात करें तो ये जो लॉस है किस तरह से कनेक्ट करते हैं? जी, मैं पहले बायलॉज की बात करता हूँ। बायला 176 के हिसाब से 15 साल तक आपको ऑडिट नहीं करना है। 15 से 30 के बीच में हर 5 साल और 30 के बाद में हर 3 साल। बीएमसी आपका रजिस्ट्रेशन डेट देखती है। रजिस्ट्रेशन डेट के 30 साल बाद बीएमसी के पास से आपको एक लेटर आता है जिसमें बीएमसी बोलती है कि भाई 30 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, आप इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में जो काम आता है वो कराइए और उसका हमको कंसर्न के पास से स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए कि आपकी बिल्डिंग रहने लायक योग्य है। उसका उद्देश्य यह है कि कहीं कुछ हादसा ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। बिल्कुल सर, जैसे कैटेगरीज अलग अलग बीएमसी बताती भी, तो उसके बारे में जरा दर्शकों। जी, बीएमसी ने या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 4 टाइप की कैटेगरी दी है। एक है C1 यानी बिल्डिंग धोखादायक है, उसको खाली करवाओ, गिरा दो। दूसरी है C2 यानी बिल्डिंग काफी खराब हालत में, कुछ पोर्शन शायद गिराना पड़ेगा, लोगों को यहाँ से बाहर लेके जाइए, रिपेयर करवा के बिल्डिंग को रहने योग्य बनाइए, उनको सबको वापस लेके आइए। तीसरी कैटेगरी है जिसमें भी मुंबई के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग आती है जिसको बोलते हैं C2B यानी बिल्डिंग में मरम्मत की आवश्यकता है, काफी सारे रिपेयर है लेकिन लोग वहां रह के रिपेयर हो सकता है। सबसे आखिरी में कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं C3 यानी ज्यादा बड़े काम की जरूरी नहीं है लेकिन लीकेज के कुछ इश्यू है या पेंटिंग है या प्लम्बिंग के कुछ इश्यू है, वो आप अटेंड करिए और बिल्डिंग को अच्छी करिए। बिल्कुल, जो चारों कैटेगरी में बांटा गया, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। सर, ये रिपेयर्स होता है, बिल्डिंग का जो हाउसिंग सोसाइटी का रिपेयर्स होता है, उसमें जो कंसल्टेंट होता है, जैसे जो कंसल्टेंट होते हैं, उनका क्या अहम रोल होता है सर? जी, बेसिकली कंसल्टेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर और सोसाइटी के बीच में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ताकि सोसाइटी के मेंबर को, मैनेजिंग कमेटी को कुछ टेंशन नहीं है। मेरा या कंसल्टेंट का रोल पहले दिन से चालू होता है कि आपने ऑडिट कर लिया, उस पर अपने को बजट आ गया, आपके एजेंट ने पास कर लिया कि अपने को रिपेयर करना है।
फिर उसके बाद में टेंडर फ्लोट करना है। टेंडर दो तरह के हो सकते हैं, ओपन टेंडर यानी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज, या क्लोज टेंडर यानी बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने पहचान के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं। वो आपके पास सील्ड एनवेलप में सबमिट हो गए, फिर उसका टेक्नो कमर्शियल एनालिसिस करना, फिर जब आप कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू लोगे तभी वो टाइम पे आपके साथ अटेंड करना, नेगोशिएशन के टाइम पे मीटिंग करना। एक कॉन्ट्रैक्टर सोसाइटी ने नक्की किया तो अपने कुछ पेपर वर्क करने हैं, उसके पास से कुछ कंप्लायंस चेक करने हैं, जैसे इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो वर्समैन कॉम्पेंसेशन, दूसरा इंश्योरेंस जो होता है वो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी, यानी कहीं कुछ हादसा हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्टर है, सोसाइटी मेंबर्स या सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी उस पर इंडिमनिफाइड है। ये सब करने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर जब काम चालू करते हैं तो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, स्टिपुलेटेड बजट में करना है, उसकी क्वालिटी देखनी है, आईएस कोड वो फॉलो कर रहा है कि नहीं वो देखना है, उसके मेजरमेंट जॉइंट लेके साथ में लेके उसके बिल सर्टिफाई करके सोसाइटी को सर्टिफिकेट इशू करने। लेकिन जब काम चालू रहता है तब तक की ड्यूटीज है कंसर्न की। उसके बाद में आता है कि बीएमसी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिखता है वो इशू करना, और उसके बाद में जब कॉन्ट्रैक्टर का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड खत्म होता है तो कंसर्न की टीम फिर से बिल्डिंग को चेक करती है, कहीं कुछ इशू दिखे तो कॉन्ट्रैक्टर को बोलती है कि भाई तू ये अटेंड कर, क्यों इसका पैसा सोसाइटी ने रोक के रखा है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना है। उसके बाद में ही सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन के बाद में उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है और सोसाइटी को उनका रिटेंशन रिलीज का सर्टिफिकेट देना है। ये कंसल्टेंट का रोल है। बिल्कुल अहम रोल है। और सर जो रिपेयर्स के समय की जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के लोग तो अवेयर रहते, लेकिन जो तमाम मेंबर्स है सोसाइटी के, वो किस मापदंड पर ध्यान रखें और कौन से काम पहले करने चाहिए, उस पर क्या कहें? मेरा इतने साल का तजुर्बा ये बोलता है कि सोसाइटी के पास कभी फंड्स के इश्यूज हो सकते हैं। जो अर्जेंट प्रायोरिटी पे जो काम है, जैसे इस बिल्डिंग की मजबूती करनी चाहिए, बिल्डिंग के लीकेजेस रोकने चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दें। दूसरा, लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि सोसाइटी के हिस्से में क्या काम होगा और मेरे हिस्से में काम क्या होगा। तो बायलॉ इसके बारे में काफी क्लियर है। बिल्डिंग की मजबूती के लिए जो भी चीज है, जैसे स्ट्रक्चरल रिपेयर हो गए, प्लास्टर हो गया, प्लम्बिंग हो गया, या बाहर के लीकेज के इश्यू है, प्लम्बिंग के इश्यू है, वो सोसाइटी के हिस्से है। उसको छोड़ के बाकी जो काम है वो मेंबर के हिस्से में ही है, जिसको हम लोग अब टेक्निकल भाषा में कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। जैसे आपके खिड़की के ऊपर कुछ हिस्सा खराब है तो सोसाइटी को उतना ही रिपेयर करना है, लेकिन अगर आपका खिड़की खराब हो रहा है, फ्रेम खराब हो रहा है, खिड़की निकालना पड़े फिर से लगाना पड़े, तो मेंबर का ही खर्चा है। जैसे कोई कॉलम डैमेज है तो सोसाइटी का रोल इतने तक ही सीमित है कि उसको मजबूत करे, उसका प्लास्टर करे। लेकिन अगर वो आपने उसके ऊपर अच्छा महंगा पेंट लगाया है, टाइल का क्लैडिंग किया है या वॉलपेपर लगाया है, तो वो सोसाइटी खर्चा नहीं करेगी, वो आपको ही करना है। यस सर, आखिरी सवाल मेरा सर कि अहम लोग देखते हैं कि रीडेवलपमेंट में भविष्य में रीडेवलपमेंट होना ही है हर एक बिल्डिंग का। मतलब लगभग पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 1.5 लाख कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, हमारा जो आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा। तो 1.5 लाख हाउसिंग सोसाइटी में मेजर बहुत सारी सोसाइटी हैं जो 25 साल 40 साल 50 साल की है, तो उनका आने वाले दिनों में होना ही है। कभी 25 साल वाली सोसाइटी है, उनका भी रीडेवलपमेंट लोग में जाना चाहते हैं। लेकिन सर उस वक्त क्या ध्यान में रखें कि जब भविष्य में 5 साल के बाद, हम 7 साल के बाद रीडेवलपमेंट में जाना है, लेकिन आज हमको रिपेयर का कुछ जरूरी काम है, तो उस पर लोग, सोसाइटी के लोग, मैनेजिंग कमेटी और दूसरे मेंबर्स किस तरह से ध्यान दें कि नहीं ये जरूरी है, ये रिपेयर पहले करवाना जरूरी है? जी, आपका सवाल काफी अच्छा है। ऐसा है कि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, लेकिन रीडेवलपमेंट जब आप वेकेट करोगे उसके बीच में जो गैप है वहां पे वो टाइम तक आपको वहां पे रहना है। इसके लिए जो जरूरी है, बिल्डिंग मजबूत खड़ी रहे कि आपका सर के ऊपर छत नहीं चले जाए, आपको जबरदस्ती खाली नहीं करना पड़े, उतना ही काम करिए ताकि आपके बजट पे कंट्रोल रहेगा। जो एकदम आवश्यक चीज है जिसके बिना काम नहीं हो सकता और आपके जान माल को खतरा नहीं हो सकता, उसके लिए उतना ही काम करिए। ये मेरा एडवाइस है कि आपने प्रोसेस अभी चालू किया है तो कुछ टाइम जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिल्डर के साथ में कुछ फाइनल हो गया है या आप सिविल डेवलपमेंट में जा रहे हैं, लेकिन 1 साल का टैप है। वो हिसाब से अपने को काम कौन से करने हैं, कभी करने हैं, उसका एडवाइस देना मेरा कंसल्टेंट करके मेरा काम है। बिल्कुल, डॉक्टर का काम है बेस्ट एडवाइस देना। उसी तरह से बिल्डिंग के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही काम है कि आप भले से 5 साल 10 साल के बाद रीडेवलपमेंट में जाओ, लेकिन जो जरूरी रिपेयर्स वर्क है, जो जरूरी बीमारी का इलाज है, दवा का इलाज दवा के थ्रू हो जाता है या दूसरे ट्रीटमेंट के थ्रू हो जाता है, तो वो लेना जरूरी है। हर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये ध्यान रखे कि रीडेवलपमेंट फ्यूचर है, लेकिन रिपेयर और स्ट्रक्चर ऑडिट अहम जरूरत है बिल्डिंग की, पुरानी इमारतों की।
तो वो जरूर करा दे। एज ए नॉर्म्स बताया उन्होंने, इतने साल के बीच में इतने गैप में करवाना जरूरी, एज पर बीएमसी, एज पर बायलॉ। तो तमाम ऐसे मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और हमारे खास आज के मेहमान त्यागराज सामंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको अहम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद शर्मा जी, और धन्यवाद MSWA मुझे बुलाने के लिए।